ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलना है। व्हाट इज एन ऑसिलेटरी मोशन? सो इट्स नॉट अ लीनियर मोशन एक्चुअली, टू बी वेरी स्पेसिफिक, लेकिन हम जो ऑसिलेटरी मोशन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर की हद तक, तो हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि वो लीनियर है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो हम उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लागू करेंगे और फिर कहेंगे कि यह ऑसिलेटरी लीनियर मोशन है, ऑसिलेटरी लीनियर मोशन है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें मैंने यहां पर आपके सामने रखा है ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दूं कि हम लीनियर ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सिंपल पेंडुलम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये एक बॉब होता है, मेटल बॉब, हैवी मेटल बॉब, और ये धागा है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेके ये धागा जहां पर सस्पेंडेड है, समझो यहां सस्पेंडेड है, तो ये दोनों के बीच में की जो लेंथ है उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। चैप्टर के आखिर में इस पर आना है। जब ये सिंपल पेंडुलम मैं बोलूंगा आ गया तो आपने जो है तो खुश हो जाना कि भैया अब हम जो है तो अंतिम पड़ाव पर है। ठीक है, तो जब इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल अभी सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अभी ये समझ लीजिए बॉब यहां पर स्थिर है, इक्विलिब्रियम में है। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। तो मेरी आदत ज्यादातर मीन पोजीशन की है, तो आपने उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलना है, क्योंकि आपकी किताब वाले ने शायद कई बार इक्विलिब्रियम पोजीशन भी वर्ड यूज किया है। अब जब हम इसको डिस्टर्ब करेंगे, इसको हलाएंगे, तो आपको मालूम है क्या होता, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे कि क्या हो रहा, क्या चल रहा, क्या हो रहा है, यह आप नहीं बोल सकेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यह डिस्क्रिप्शन आपसे नहीं हो पाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं बोलने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा क्लियर कट आपको बोल दूंगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। तो मीन पोजीशन से जैसे ही मैं इसको यहां से हटा देता हूं, मतलब अब वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं है, अब वो अपनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन है, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेस्ड पोजीशन। यहां वो हंसी खुशी से अपने बीवी बच्चों के साथ यहां पर अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, और आप लोग आ गए और आप लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया और यहां पर उसको डिस्प्लेस कर दिए। अब जैसे ही ये डिस्प्लेस हुआ, अब प्रॉब्लम यह है कि वो चाहता है कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, लेकिन आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो अब एक नेचुरल फितरत यह है फिरोज खान, एक नेचुरल फितरत यह है कि कोई भी चीज हमेशा के लिए डिस्प्लेस पोजीशन में नहीं रह सकती है। समझो आप यहां से दुबई में डिस्प्लेस हो गए, लेकिन फिर भी आपको औरंगाबाद मौलाना आजाद कॉलेज और मेरी याद आएगी, क्योंकि आप क्या चाहेंगे कि मैं वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल जगह पे आ जाऊं। तो इसकी ओरिजिनल जगह क्या थी? इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, मीन पोजीशन थी, तो वो वापस अपनी इस जगह पे आना चाहता है। तो इसके अंदर एक तरह के रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होते हैं। वो रेस्टोरिंग फोर्स क्या करते हैं? इसको वापस अपनी जगह पर लेकर आ जाते हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, ऐसा हो गया, हम आपकी बात मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होता क्या नहीं वो देख लो। अब ये यहां पर रुके हुए और मैंने डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया, लेकिन वो तो रुक ही नहीं रहा, वो रुक ही नहीं रहा। ये क्या हो गया? आप तो चाहते थे वापस से औरंगाबाद आ जाए, मौलाना आजाद कॉलेज आ जाए और अमजद सर के पास क्लास में बैठ जाए, लेकिन इसको तो मौका भी मिल रहा, तो ये नहीं बैठ पा रहा। फिर कुछ तो भी अलग अलग आपके जैसे चाले कर रहा, कभी इधर जा रहा, कभी इधर आ रहा, कभी इधर जा रहा, कभी उधर जा रहा। और अगर समझ लीजिए कि यहां पर मैं स्केल रख दूं तो ऐसा लगेगा कि ये लीनियर मोशन कर रहा। कौन? ये बॉब। ये धागे को मत देखिए आप, कौन लीनियर मोशन कर रहा? तो ये बॉब लीनियर मोशन कर रहा है। और वो किस तरह का मोशन है? वो रिपीटेटिव मोशन है, वो रिपीट हो रहा और उसी रास्ते पर रिपीट हो रहा। वो आप तक नहीं आ रहा, ना ही मेरे तक आ रहा। वो क्या हो रहा? रिपीट हो रहा, और सेम सेट ऑफ मोशन रिपीट हो रहे। आप बोलेंगे ये सेम सेट क्या चीज होती है सर? इधर था, इस तरफ गया, वापस इधर आया, फिर इस तरफ गया, फिर इधर आ गया। इसको बोलते हैं सेम सेट ऑफ मूवमेंट्स उसने रिपीट किया ऑन द सेम पाथ, ऑन द सेम पाथ, एक ही रास्ते पे बार बार वही सेट ऑफ मूवमेंट्स अलोंग द लाइन करना, उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या क्या बातें वहां पर मैंने बोला आपको?
कि उसने एक ही रास्ते पर, एक ही लाइन पर, along the same line, it should make रिपीटेटिव मोशन। इंग्लिश में एक फ्रेज है, बहुत अच्छा फ्रेज हम यूज करते हैं इसमें, उसको बोलते हैं हम टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं इसको हम, राइट? टूवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, टूवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, ये मोशन चलता है, वैसा ये फ्रेज है। तो वो पाथ टू एंड फ्रो रेपिटेटिव on the same line with the same set of movements that constitute an oscillatory motion, उसको कहते हैं oscillatory motion। अब आप बोलेंगे क्या सर ये फैन के जो ब्लेड्स गोल घूम रहे हैं वो oscillatory motion है क्या? तो मैं बोलूंगा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशन हमने क्या करे, along the line, along the line होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लीनियर नहीं तो फिर वो SHM नहीं, लीनियर SHM नहीं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। तो ये पाथ एक लाइन में रिपीट हो रहा। तो पोजीशंस याद रखेंगे आप, जहां पहले था इक्विलिब्रियम पोजीशन, इधर जाता एक्सट्रीम एंड तक जाता, उसको एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, फिर मीन पर आता, फिर इधर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको एक्सट्रीम पोजीशन 1 बोलते हैं, इसको एक्सट्रीम पोजीशन 2 बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूटन साहब ये कहते हैं कि एक बार इसको आपने डिस्टर्ब कर दिया तो इसने अपना मोशन चालू रखना चाहिए, लेकिन वो तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एनर्जी डेसिपेट हो रही। तो आप बोलेंगे एनर्जी कहां डेसिपेट हो रही सर, एनर्जी कहां खर्च हो रही? तो हवा है, मीडियम है, तो ये मीडियम के खिलाफ ये मोशन कर रहा है, इस वजह से धीरे 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 उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा, ऑसिलेशंस जो है तो उसके एम्पलीट्यूड कम हो रहे और ऑसिलेशंस खत्म हो जा रहा। अगर समझो मैं इसी चीज को डिस्टर्ब करके यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर दूं और इसको ऑसिलेट करूं तो वो अपने ऑसिलेशंस क़यामत तक भी बंद नहीं करेगा। तो यह ऑसिलेटरी मोशन अपने हिसाब से अपने किस्म का एक अजीबो-गरीब मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन बहुत ही स्पेशल, अल्लाह ताला ने पता नहीं इसको बहुत बारीकी से बनाए होंगे ये ऑसिलेटरी मोशन को। इसमें आप बोलेंगे सर ये क्या है, इधर जा रहा उधर जा रहा आ रहा, क्या दिख रहा है इसमें नयापन? कुछ भी तो नहीं है सर। क्या है, इधर आ रहा इधर जा रहा, इधर आ रहा इधर जा रहा, आपको क्या दिख रहा है उसमें? मैं आपको इतनी चीजें बताऊंगा कि आप बोलेंगे सर इतनी चीजें हैं इसके अंदर। तो सीधा सिंपल सादे क्वांटिटीज लूंगा मैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, और कुछ नहीं बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं जो भी कहूंगा वो यही कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। कहा है ओके। फिर कुछ ऐसे ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन होते हुए हमको वो दिख नहीं पाते, अलबत्ता किसी को यहां लाकर खड़े कर दूंगा तो वो महसूस करेगा कि भाई सर यहां पर ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे इससे बखूबी वाकिफ है। इसको बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क का ये स्टेम है, ट्यूनिंग फोर्क का ये स्टेम है और ये इसके प्रॉन्ग्स है, इनको बोलते हैं प्रॉन्ग्स। तो हाथ में स्टेम पकड़ा जाता है, इसको बोलते हैं रबर पैड। रबर पैड, और यहां पर जो बनाने वाला है उसने यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी छाप कर रखी हुई है। तो मैं देख रहा हूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है 512, यानी कि आप इमेजिन करो एक सेकेंड में इसके प्रॉन्ग्स 512 बार उस मोशन को रिपीट करते हैं। ऑसिलेशंस को कितने बार रिपीट करते हैं? 512। यू कैन इमेजिन दिस फ्रीक्वेंसी, बट आपकी आंखों को यह नहीं दिखेगा, महसूस नहीं होगा आपको, राइट? तो ये प्रॉन्ग अभी ये मीन पोजीशन पे है, इधर जाएगा तो इसको क्या नाम दिया हमने? एक्सट्रीम पोजीशन। इधर आएगा, इसका नाम क्या है? मीन पोजीशन। दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन। फिर इधर जाएगा, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्सट्रीम। ये दोनों कभी नहीं टकराएंगे एक दूसरे से, यकीन कीजिए, यकीन कीजिए, ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे नहीं। ठीक है, कितना भी जोर लगा लो, यहां फेरोज खान आ जाए या ज़कवान मियां भी आ गए तो कुछ नहीं होने वाला, खली बली को भी ला लियो तो कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं करने, क्योंकि इसकी सेटिंग ही जिसका ऐसी है, इसकी बनावट ही ऐसी है कि ये प्रॉन्ग्स एक दूसरे को कभी रिपीट नहीं, क्योंकि 512 से कहां तक जा सकता, 512 का एम्पलीट्यूड कहां तक जा सकता बनाने वाले को ये मालूम है। ठीक है, तो अब जो है ये मैं इसके ऊपर हिट करूंगा और ऐसा आपको बताऊंगा, तो आपको शायद ही वाइब्रेशंस दिख रहे होंगे।
शायद ही वाइब्रेशंस दिख रहे होंगे, शायद ही। फिर एक बार और हिट करता हूं, क्योंकि वाइब्रेशंस कितने हैं, कितने टाइम्स, 1 सेकेंड में 512 बार वो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। मेरे को बोलने के लिए कितना टाइम लग जा रहा, उन्हें कितने बार वो कंप्लीट कर ले रहा उतने उसमें। अब आप बोलेंगे सर ये हमको तो महसूस नहीं हो रहा, मैं महसूस करा सकता हूं आपको। फिर उसके बाद यहां पर ये 426 लिखा हुआ है, इसके वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी 426 है, यानी 1 सेकंड में 426 बार ये प्रॉन्ग्स इधर उधर होते हैं। अब शायद आपको आवाज थोड़ा बहुत सुनाई देगा, मैं आपके करीब लेकर आ रहा हूं वापस से। ठीक है, तो ये 426 वाइब्रेशंस है, 426 वाइब्रेशंस यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन इसका आपने एक्सपीरियंस कर लिया। तो मैंने मेरी तिजोरी से इतने सारी चीजें आपके सामने लाकर रखा, बस मुझे ये बताना था कि इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब आपने समझ लिए कि ऑसिलेटरी मोशन किसको बोलना है। अब इसके आगे सारा दुनिया भर का मैथमेटिक्स है। ये हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह ये सब थोड़ी देर के लिए आप बोलेंगे क्या फालतू बात थी, ये कराना था पहले, ऐसा आप बोलेंगे। बट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल पार्ट ऑफ दिस। तो एक बार मैं फिगर के फॉर्म में आपको बता देता हूं कि ये ऑसिलेटरी मोशन कैसे चल रहा था। तो मान लीजिए ये पाथ था, ये रास्ता था, और ये सेंटर है, मानिए ओके। तो ये था अपना कौन सी पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, या इसको मीन पोजीशन, इसको मध्य प्रदेश नहीं बोलना, ये क्या है, मीन पोजीशन, राइट। और ये है एक्सट्रीम पोजीशन, इसको यूरोप नहीं बोलना, एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको भी एक्सट्रीम पोजीशन, इसको बोलना एक्सट्रीम पोजीशन 1, इसको बोलना एक्सट्रीम पोजीशन 2। और फिर ये बीच के जो है ये सारे डिस्प्लेसमेंट के पोजीशंस हैं, ये मैक्सिमम जो गया वहां तक वो, तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी एक तरफ का, तो उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ए से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करूंगा मैं। तो आपको यह भी मालूम है जितना वो इस तरफ जाएगा उतना ही इस तरफ जाएगा, ज्यादा कम नहीं होगा। यकीन जानिए अल्लाह ताला ने बड़ी बारीकी से यह ऑसिलेटरी मोशन को क्रिएट किया है। हमारे कान में भी ऑसिलेशंस होते हैं। जब मैं कुछ बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं तो कान का जो पर्दा है वो वाइब्रेट होता है, वो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम को मिलते हैं वगैरह वगैरह, जाके सेंसरी ऑर्गन्स में जाके दिमाग फिर उसको सेंस करता है और फिर वो बोलता है कि अमजद सर बोल रहे ऑसिलेशन, अरे ऑसिलेशन पढ़ो, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ ये टिप का ये पाथ देख रहे हैं। इसका भी हम सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन मोशन है ये देख रहे हैं, हम धागे को नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये पाथ इन्हें कौन सा कंप्लीट कर रहा बस वही देख रहे हैं। तो इसकी टिप को देखिए और इसका जो रास्ता है वो देखिए, तो वो रास्ता ऐसा सीधा लीनियर है। उसी तरीके से ये जो प्रॉन्ग है, ये प्रॉन्ग्स को आप कैसा देखेंगे, ऐसा देखेंगे। तो ये प्रॉन्ग इधर गया, एक्सट्रीम पोजीशन 1 मीन पे आया, इधर गया एक्सट्रीम 2, इधर आया मीन, राइट। तो इसका भी मोशन कैसा देखेंगे आप, ऐसे देखेंगे, लीनियर। अब कुछ में आपको वर्टिकल भी होता हुआ दिखाएंगे, मालूम होगा। वर्टिकल वाला कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा अप एंड डाउन मोशन होता, ये मैंने यहां पर दिया। और एक और कोई अप एंड डाउन, सीसॉ, वेरी गुड, सीसॉ जो रहता दैट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। उसी तरीके से टेलर के पास आजकल तो जाना नहीं हो रहा किसका, सब जो है तो रेडीमेड कपड़े ही पहन रहे हैं। तो लेकिन जी हाँ, सीविंग मशीन की जो वो नीडल है, वो नीडल का जो टिप है वो अंदर बाहर ऐसा, तो ये भी कौन सा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। क्या कि ऐसा मोशन जो पीरियोडिकली रिपीट होता, पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मोशन विच रिपीट्स आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। तो हम ये जो मोशन देख रहे हैं ये आप पीरियोडिक मोशन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन ये एक पीरियोडिक मोशन है। लेकिन मेरे पास अभी कोई इक्वेशन अभी मेरे हाथ में नहीं आया जिससे कि मैं ये साबित कर सकूं कि ये पीरियोडिक मोशन है।
तो इंशाल्लाह मैथमेटिक्स से साबित करूंगा कि ये पीरियोडिक मोशन है। टाइम, फिक्स वक्फे के बाद कोई चीज रिपीट होना, बार बार होना फिक्स्ड वक्फे के बाद, तो उसको आप बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। तो ये जो है यहां पर ये मोशन पीरियोडिक मोशन है क्योंकि वो रिपीट होने के लिए सेम टाइम लेता है। तो किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आना कि सर अर्थ भी तो रिपीटेटिव मोशन कर रहा, वो भी तो, बट इट इज ए रोटेशनल मोशन। व्हाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर द लीनियर मोशन? व्हाई आर यू टेकिंग मी टूवर्ड्स द 3-dimensional motion? Got it? So we are in the linear motion. We are in the linear motion. But what type of linear motion? Repetitive. What type of motion? Periodic. It is periodic as well. It is repetitive. It is periodic. And what else? What are the other characteristics? वो अब हमको बहुत ही चंद सेकेंड्स में पता चल जाएगा। अब ये टेबल का सरफेस, ये टेबल का सरफेस, टेबल के सरफेस पे चाय आ जाती है। यहां पर उन्होंने एक सपोर्ट दिया और एक स्प्रिंग लगाया, स्प्रिंग है और स्प्रिंग को एक मास है। उन्होंने मास बोल रहे हैं, कुछ लोग ब्लॉक बोलते हैं, वॉटेवर जो भी है, जान दो, जिसको जो बोलना है बोले। ये मास m है सपोज, इसका स्मॉल m भी ले सकते। अब टेक्स्ट बुक वालों ने स्मॉल m लिया तो मैं भी स्मॉल m ले लेता। चलो स्मॉल m। ये एक्सपेरिमेंट में भुट्टा कुछ भी नहीं है, उनको जो बताना है ना वो मैं उससे अच्छे आसानी तरीके से यहाँ पर बता चुका, लेकिन अब वो ऑफिशियली अपने को करना पड़ता, इसलिए मैं बता दे रहा आपको। ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ऑफ मास m है, ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है, उसका मास m है और ये स्प्रिंग है, ठीक है। तो अभी ये अपनी जो है कौन सी पोजीशन में है? मीन पोजीशन, दूसरा नाम इक्विलिब्रियम पोजीशन। मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है, सही है? नहीं, फिर कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन है, ओके। अब ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, उसका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट K, स्प्रिंग कांस्टेंट K। अगर आपको कुछ पानी वगैरह की ज़रूरत है तो ये मेरे भाई यहाँ पर खड़े हैं आपकी सेवा में, ये आपको दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। वो आपसे बुरा नहीं मानेंगे आपकी, ठीक है। अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो ना, हाँ हाँ, वो आपकी सेवा के लिए ही खड़े हैं, लेकिन आप कुछ इतना सुन रहे मेरे को कि उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा आपका, है ना। तो ऐसा हो जाए फिर एक, ये लोग तो बोलते इसने हार देते इसने थम्स अप। जी जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ा। तो ये ब्लॉक M लगे हुआ है। अब हम तो कारस्तानी वाले लोग हैं, है ना, और आप भी बहुत कारस्तानी लोग हैं। कोई चीज़ कहीं पर ऐसी रखी हुई दिखी तो चुप जाके उसको ऐसा लात मारते ज़बरदस्ती, है ना। लड़कियां चुप तो भी वहाँ पर ऐसा हैंड राइटिंग में मेहंदी ड्रॉ करेंगे दीवार पे, हाथ पे ड्रॉ करो बोले तो कोई ड्रॉ नहीं करता, मेहंदी कहाँ ड्रॉ करते, वो दीवार पे ड्रॉ करते। मतलब आपकी छेड़खानी करने की आदत है। तो वैसे अब हमारी भी यहाँ पर जो है, यहाँ पर छेड़खानी करने की आदत है। तो अब आपने क्या करे, इसको खींचा, किसको खींचा? ये ब्लॉक को खींचा, और ये फ्रिक्शनलेस है, यानी कि ये सरफेस पे और ये ब्लॉक में कोई फ्रिक्शन नहीं है। नो फ्रिक्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड द टेबल सरफेस, दे आर कंप्लीटली स्मूथ, फ्रिक्शनलेस। यू जस्ट इमेजिन इट, राइट, इमेजिन कर लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इसको अगर खींच लिए, ये थोड़ा इधर आगे आ जाएगा, ये थोड़ा इधर आगे आ जाएगा, कुछ पोजीशन तक जाएगा, राइट। फिर क्या होगा, इधर पीछे जाएगा और कुछ यहां तक आ जाएगा, राइट। यानी कि ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, यानी एक्सपैंड होगा, और कॉम्पैक्ट होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा, राइट। उसके वजह से ये ब्लॉक मोशन परफॉर्म करेगा।
तो ये जो मोशन है आगे पीछे ये मोशन करेगा, ये रहेगा लीनियर SHM। अब ये SHM क्या है? SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। 12th वाले प्लीज ध्यान दें, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर SHM। एक एंगुलर SHM भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। तो लेकिन मैं लीनियर SHM को कंप्लीट तो इंशाअल्लाह उल अजीज करूंगा, ठीक है। तो ये जो अब तक जो मोशन चालू था वो कैसा चालू था? लीनियर SHM। अब ये लीनियर SHM की क्या खासियत है हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब गौर से सुनिए, मैं आपके अब काम की बातें बोल रहा हूं। सपोज ये ब्लॉक एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इतना डिस्प्लेस्ड था, यहां तक था, ये तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है विच वी कॉल इट एज एम्पलीट्यूड। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है जकवान, इसको हमने क्या नाम दिया है? एम्पलीट्यूड A। बट एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम सपोज इट इज हियर, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और वो ले लेंगे हम x। ये जो हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये इसको बोलेंगे x, राइट। अब जिसका ध्यान रहेगा वो मेरे सवाल का जवाब देगा। 11th वालों ने बीच में बोलना नहीं, मैं सिर्फ 12th वालों से पूछ रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, मैंने डिस्प्लेसमेंट बताया यहां पर, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां बताया? ये पोजीशन है, समझो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में पोजीशन P है, ये ब्लॉक यहां पर है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट फिगर में बताया है। तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक बताया है? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्यों प्राउड है मैं आपसे? क्योंकि आपने बराबर फिगर्स देखकर यह बोला है कि मैं जो डिस्प्लेसमेंट गिन रहा हूं वो कहां से गिन रहा हूं? फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बात याद रख लीजिए कि SHM में, लीनियर SHM में डिस्प्लेसमेंट गिना जाता है कहां से? मीन पोजीशन से। और जो पुराने जमाने में, बाबा आदम के जमाने में, आप 7th स्टैंडर्ड में थे, 8th स्टैंडर्ड में थे, 9th स्टैंडर्ड में थे, तो डिस्प्लेसमेंट जब गिना जाता था तो वो इनिशियल पोजीशन से गिना जाता था, इनिशियल पोजीशन से। अब यहां पर कंपल्सरीली, मैं आपको बोल रहा हूं कंपल्सरीली आपको गिनना कहां से है? मीन पोजीशन से। लेकिन आगे चल के चैप्टर जैसा अंदर जाएगा, चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे, तो फिर मैं जो इतना अभी जोर जोर से बोल रहा था कंपल्सरीली कंपल्सरीली, सवाल देने वाला जो है तो ट्विस्ट कर देता, ट्विस्ट, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता, और वो बोलता कि द पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन एंड फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ये तो मैं आपको बोर्ड की बात कर रहा हूं, नीट JEE में तो ये तो किधर भी फंसाते हो, इसमें किधर भी फंसाते हैं। तो आप कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बाद में सब मैथमेटिक्स जो है वो करेंगे हम, परंतु ये जो कंसेप्ट चल रहा, इस कंसेप्ट को आपके खून की रगों में मिला लीजिए, और ऑसिलेशन बोलते ही आपको आ जाना चाहिए कि हाँ ये ऐसा बोले थे, ये यहां से गिनना है, ये वहां से गिनना है। ओके, तो आपने मुझे यकीन करा दिया कि आप यहां पर बैठे हैं फिजिकली और मेंटली भी। डिस्प्लेसमेंट हम गिनेंगे मीन पोजीशन से, लेकिन सवाल में उन्हें कुछ भी कर सकता, सवाल पूछने वाला टेढ़ापन किधर भी ला सकता। वो बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट गिनो एक्सट्रीम पोजीशन से, बट कंसेप्ट में क्या है? फ्रॉम द मीन पोजीशन, इन द कंसेप्ट। लेकिन एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप वो किधर भी कैसा भी पूछने दो, तो मैं आपको सारे हथियार आपको दे दूंगा और आप समझ जाएंगे कि अरे ऐसा था क्या, हाँ ऐसे ही रहता हूं, ठीक है। ओके, तो मैंने कितना लिया डिस्प्लेसमेंट? एक्स डिस्प्लेसमेंट लिया। ओके, अब एक बार और आपसे पूछना चाहता हूं, इसको जब मैंने ऑसिलेट करवाया था और ऐसा
मैंने बोला था कि ये चाहता है कि वो मीन पोजीशन पे आए, लेकिन आकर भी वो मीन पोजीशन पे नहीं रुकता या फिर मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो किस वजह से वो अपनी डिस्प्लेस पोजीशन से मीन पोजीशन पर आ जाता है? वजह क्या बोला था मैंने आपको? नहीं, वो रुकने का बोला था मैंने कि वो रुक रहा। मैंने रुकने का नहीं बोला था। मैंने बोला था कि ठीक है ना, उसकी इच्छा कहां है? मीन पोजीशन पे आने की। तो मीन पोजीशन पे आने के लिए मैंने बोला था ये चीज रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटी ये डायरेक्शन में है और हम ऐसा जा रहे हैं। मीडियम रेजिस्टेंस बोल रहा ना मैं, वो उसके रुकने के लिए वजह बताया था मैंने, रुकने के लिए। मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे कि रुक रहा क्यों, फिर आप वही पॉइंट पे चल रहे हैं, आप वही बात, मेरे सवाल को नहीं समझ रहे आप। मैं ये बोल रहा कि यहां पर था, इधर डिस्प्लेस हुआ और इसको वापस यहां लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने बोला था ये चीज रिस्पॉन्सिबल है। खुद का मास, ओके। मैंने बोला था, आपके जहन से शायद निकल गया, मैंने बोला था ये भी रहेंगे, ये इनके चचा है, ऐसा कुछ तो भी। फोर्स क्या होता कि जैसे ही इन्हों डिस्प्लेस पोजीशन आपकी मीन पोजीशन से हट जाते हैं, अपने आप इनके अंदर क्या पैदा होता है? रेस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं उसको। रेस्टोरिंग क्यों बोलते होंगे? क्योंकि वो रेस्टोर करता, अपनी जगह पे अपनी मीन पोजीशन पर वापस लाता। तो कौन सा फोर्स आ जाता है पिक्चर में? रेस्टोरिंग फोर्स। ये कब कब आएगा रेस्टोरिंग फोर्स? ये कब कब आएगा? बोलिए कब कब आएगा? नहीं, कब कब आएगा? मैंने स्पेसिफिक बोले हुआ है कब कब आएगा। कब कब आएगा? नहीं, उन्हें मीन पोजीशन से हटा कि दुर्घटना घटी। तो दुर्घटना क्या घटेगी? रेस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर बन जाएंगी, रेस्टोरिंग फोर्स उसके अंदर बन जाएंगे। अब हम मैथमेटिक्स में यहां पर क्वांटिटी की तरफ रुझान हमारा चालू है। तो यह देखा गया है कि ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है, समझ लीजिए कि जब, एक बार मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक बार आप जो है ना, मैं जो सेंटेंस बोल रहा वो मेरे बात रिपीट कीजिए। वेनेवर द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन, restoring force is formed in that object. The work of restoring force is to bring back the object to its mean position. समझ गए? उसका एक ही मिशन है लाइफ में। किसका? रेस्टोरिंग फोर्स का एक ही मिशन है। क्या मिशन है? पहले ये देखना, अरे मीन पोजीशन से हटा क्या, चलो आ जाओ, काम पे लग जाओ, काम पे लग जाओ। और काम क्या है? एक ही है, अमजद सर को सताना। ऐसा है? अच्छा, जहां कहीं भी हो कहां आना, जहां कहीं भी हो कहां आना। अगर यूरोप में है तो कहां आना? अरे मध्य प्रदेश बोला ना यार, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसका नाम भी मध्य प्रदेश, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, हिंदुस्तान का सेंटर है वो। लेकिन सिर्फ याद करने के लिए हद तक ठीक है, वरना वहां मध्य प्रदेश लिख देंगे वहां पे। समझ रहे आप? तो अभी मैंने जो सेंटेंस आपको रिपीट करने लगाया, आपने जबान से बोला, आपने कान से सुना, क्या दिमाग में बिठाया? रेस्टोरिंग फोर्स कब फॉर्म होते हैं? आपने ऐसा बोलना, जब कभी भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से हटेगा, रेस्टोरिंग फोर्स आएगा, हटेगा आएगा, हटेगा आएगा, और आ गए तो फिर आ गया, अब मीन पोजीशन पे आ गया।
मैंने क्या बोला, हटेगा तो आ जाएगा, राइट। आ गया तो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसका एक ही मिशन है कि खींच के अमान को वापस वहां मीन पोजीशन पे लाने का। वहां पे वो जाता दौड़ता जाता तो फिर मीन पोजीशन पे लेकर आने का। समझ में आई बात। रेस्टोरिंग फोर्स कब रहेगा, जब भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से हटेगा। और रेस्टोरिंग फोर्स कब नहीं रहेगा, जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है। अच्छा, मैंने ये बोला कि रेस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन पर कितने रहेंगे, जीरो। वेरी गुड। और रेस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा कौन सी पोजीशन पे रहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। यहां सबसे ज्यादा रहेंगे क्योंकि यहां सबसे ज्यादा मेहनत यहां करना है, सबसे ज्यादा यहां मेहनत करना है। और बैठे बिठाए आपने मेरी दिल की बात बोल दिए, आपने आपकी किताब की बात बोल दिए कि रेस्टोरिंग फोर्स अगर मैंने एफ लिया एक्स इतने डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेस्टोरिंग फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये रेस्टोरिंग फोर्स एफ अगर मैंने लिया, एक्स इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये आपने बोले, और ये खासियत है लीनियर एसएचएम की। द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आपको एकदम हल्की फुल्की जबान पूरी चपाती खाना है, तो आप क्या बोलना, सर देखो, मैं बोलूंगा दिखाओ। तो आप बोलेंगे सर देखो, मैं बोलूंगा दिखाओ ना भी जल्दी। कि जितना ये x ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा ये x रहेगा, उतना ज्यादा वो फोर्स F रहेगा, राइट। तो जाहिर सी बात है, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, यहां पर आएगा, तो यहां पर रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम, यानी F यहां पर मैक्सिमम। ऑफ कोर्स यहां पर भी अगर इधर ये जो पोजीशन है मैक्सिमम। पहली प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा। अब आपको लिखना पड़ेगा, इन ए लीनियर पीरियोडिक मोशन, when restoring force in bracket F और अब 12th के बच्चे मेरे इस सवाल का जवाब नहीं देंगे, ये सिर्फ 11th के बच्चे जवाब देंगे, क्योंकि कल मैं ये बात उनसे कर चुका हूं। Aman, what is the work of force? Yesterday we have seen that force does this. Yesterday we have solved one problem also, perhaps at the same time, इसी वक्त में। तो what can force do? Which quantity it gives rise to then? Where you are telling? I am saying quantity. Motion is not a quantity. I am asking which quantity? Newton is not a quantity. Newton, you are going on the right path, but you are not telling me the exact word. Now, what it produces? ओके ठीक है, हार गए ये लोग अपने 12th के मेरे स्टूडेंट्स। फोर्स कैन प्रोड्यूस डैश इन अ बॉडी। हु टोल्ड? वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्सेलरेशन। Yesterday I taught them, but these people, they don't memorize the things, they don't remember the things. Yesterday कल हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे उस हॉल नंबर 5 में, 5 में। You forgot? एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करे थे
वेलोसिटी 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड हुई, इतना 10 मास का था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था, है ना। तो एक्सेलरेशन तो मैं ये बोलता हूं कि एक ऐसा लीनियर ऑसिलेटरी मोशन जिसके अंदर अब आपने लिखा कि फोर्स लिखा और ब्रैकेट में F लिखा, उसके आगे लिखिए और एक्सेलरेशन is directly proportional to Zakwan, directly proportional to, वेरी गुड। और गला साफ रखो, मैं कभी भी पूछूंगा, और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये मैं YouTube पर अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन ब्रैकेट x फ्रॉम द, वेरी गुड, फ्रॉम द मीन पोजीशन। फिरोज तैयार रहो, सवाल पूछने वाला हूं, मुंह बंद रह के कुछ भी नहीं चलेगा। फुटबॉल खेल के कोई नहीं बनता, हर कोई मैराडोना क्या है वो, हाँ मेसी वगैरह नहीं बनता हर कोई, समझे। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम द मीन पोजीशन. So that same statement I have written this in mathematical form, that force is the, don't write anything, I'll give you, wait for a minute. Okay, now my question to you is, what can you tell me about the direction of these two quantities, about the direction of the force and the direction of the displacement? What can you say? What can you say regarding the directions of these two quantities? Opposite. Very good, very nice. Opposite. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहां से गिन रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीन पोजीशन से दूर जाना, जबकि रेस्टोरिंग फोर्स क्या चाह रहा? मीन पे लाना। यानी दोनों के काम कैसे हो गए? अपोजिट हो गए। लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है? डायरेक्ट, परंतु इन केस ऑफ डायरेक्शन दे आर अपोजिट। तो अपोजिट बताने के लिए हम यहां पर लगाते हैं माइनस साइन, ठीक है। अब सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। एंड both force and displacement are in opposite directions, then such a motion is called as linear simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion. ओके, ब्रैकेट में लिखिए लीनियर SHM, लीनियर वर्ड पूरा लिखना पड़ेगा, लीनियर SHM। समझ में आ गया। और ये फोर्स ऐसा रहता, ये रहता, ये हो गया। अब दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का मैंने क्या बोला था? स्प्रिंग कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है। तो अब ये जो इक्वेशन आया है, तो इसको इक्वेट करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इस इक्वेशन को ऐसा लिख, ये इक्वेशन समझ गए ना? हाँ, एक बार चेक कर रहा हूं मैं। F क्या है? देखो प्लीज सिर्फ फोर्स मत बोलो, रेस्टोरिंग फोर्स। और अगर आप मेरे स्टूडेंट है तो आप बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स। ओके, ये क्या है? फ्रॉम द
Negative sign is indicating who are opposite? Force and displacement are oppositely directed. And who is showing that? This minus sign is showing that. If it is minus, that means this is plus. Right? If I take this as minus, then I should take this as plus. Either way, but the tradition is to keep the right hand side quantity in the opposite sign, and on the left hand side we will keep it as positive, and on the right hand side we can keep it as negative, and as and when required I can transfer that negative sign, as and when required, जैसा मुझे जरूरत पड़ी उस हिसाब से मैं उसको चेंज करूंगा. ओके चलो, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई. अब अपने को इक्वेट करना है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो f इज इक्वल टू हो जाता है माइनस के एक्स. और मैंने कहा था k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट k. तो ये जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. राइट? अब बैठे बैठे ये अपना पहला फॉर्मूला आ गया, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स. बैठे बैठे हमारा पहला फॉर्मूला, चैप्टर का पहला फॉर्मूला आपके सामने है, और ये पूरी तरह से डेफिनेशन पर से आया है. ओके चलिए, अब हम लाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. 12th वाले अच्छे से टाइटल लिख लीजिए, डिफरेंशियल. ये 2 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछेंगे. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. रेडी? ओके. सो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एसएचएम वी गॉट दैट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स. राइट? बट एट द सेम टाइम आई नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ आई सपोज दैट स्प्रिंग आई हैड, आई मीन दैट मास आई हैव टेकन, जो कि परफॉर्म कर रहा था एसएचएम, ये जो इसका मास, ये जो मास है, ये मास परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम. तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इज इक्वल टू क्या इक्वेशन है हमारे पास? मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके. आपने सीखा कि वेलोसिटी इज the differential of displacement, is the derivative of displacement with time. Velocity is the derivative of time. Yeah, it is rate of change of displacement. Velocity v is rate of change of displacement. Suppose if I say that dx is the displacement in time dt. So this dx upon dt will give me वेलोसिटी. सो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt. इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसा कि आपने ये सीखा कि 2 + 3 इज इक्वल टू 5. इट इज सम काइंड ऑफ ए मैथमेटिकल ऑपरेटर. इट्स अ मैथमेटिकल ऑपरेटर. सिमिलरली दिस d अपॉन dt इज एन ऑपरेटर. इट्स लाइक दिस. The way we write plus, subtraction, addition, मैं ये 11th वालों को बोल रहा क्योंकि ये बेचारी डेरिवेटिव में नहीं गए ना अभी, इसलिए. जिस तरह से ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो वैसे ही ये d अपॉन dt एक ऑपरेटर है और वो किसी भी वेरिएबल पर काम करता है. तो जिस वेरिएबल पर आपको उसको काम करवाना है वो वेरिएबल को यहां बिठाना पड़ता है. तो समझो मैंने यहां पर y लिखा, तो आपने इसको क्या पढ़ना? डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t. राइट? या इन शॉर्ट डेरिवेटिव ऑफ y और डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू टाइम t. तो वेरिएबल कहां एक्ट होता है? ये d के बाजू लिखते हैं इसको. राइट? समझ आई बात?
पढ़ना तो आ जाएगा ना, क्या पढ़ेंगे इसको आप? हाँ, ये क्या है? ये ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ओके, चलो। अरे गुस्सा आ गया क्या मेरे पर? पूरे वर्ड्स वापस ले लेता मैं, मेरे आंख पे ले लेता, बस खुश हो जा, हंसो, चुप चुप हंस रही, जान दो, मेरा बोले हुआ इतना बुरा लग गया, जान दो। चलो खैर, जाने दो। तो मैंने ये बोल दिया कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। नाउ 12th वाले, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव बोलो ना। व्हाट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू? डी dv बाई डी टी, वेरी करेक्ट, dv बाई डी टी। अमान ध्यान दो, अब लिखने का तरीका सीख रहे हैं हम, dv अपॉन डी टी। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? अब मैं बता रहा हूं अमान, इसको कैसा सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट ऐसा करते हैं, d अपॉन डी टी ऑफ, अब ये v जो वेरिएबल है वो ये पूरा वेरिएबल है, तो यानी कि dx अपॉन डी टी, ऐसा लिखते हैं इसको, राइट। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। d2 बोलते, डी स्क्वायर नहीं बोलते। मैं ये आपको लोगों को तो सब मालूम होगा, इन लोगों के लिए नया है। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर नहीं बोलते। आप बोलेंगे सर ये d इंटू डी इसलिए डी स्क्वायर लिए क्या? तो फिर आप बोलेंगे फिर ये d को स्क्वायर क्यों नहीं लिए? इसका मतलब ये है कि ये वेरिएबल x पर डेरिवेटिव 2 बार हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कितने बार? 2 बार। उसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। तो एक्सेलरेशन इज द डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, whereas velocity is the single derivative of displacement. In the same way, acceleration is the single derivative of velocity, right? तो इन सब में से फाइनली मुझे ये कहना है कि एक्सेलरेशन क्या है? पढ़ के कौन बताएंगा इसको? d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, चलिए, तो अब ये कहानी मैं मिटा देता, ये आपको मालूम होना चाहिए, मैकेनिक्स से आया हुआ है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आपने लिखना लेकिन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहां पर लिख देने का सिंस x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मध्य प्रदेश, फ्रॉम मीन पोजीशन। ये इसको इक्वेशन 1 बोलना है। चलिए, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं ये f के इक्वेशन में डालूंगा ऊपर। सो देयरफॉर f इज इक्वल टू m इंटू d2x अपॉन डी टी स्क्वायर। इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, क्या दिख रहा आपको? यस, बोथ ऑफ देम आर गिविंग मी द वैल्यू ऑफ f, सो देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, hence their right hand side should also be equal. तो मैं लिखूंगा इंग्लिश में from 1 and 2 we get. Okay, now tell me what should I write? This one, m d2x upon dt square is equal to minus kx. Now bring this term here. ये माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, फिर इधर क्या बचेगा अमान? नहीं, पूरा लेकर जा रहा हूं मैं, 0 बचेगा। करेक्ट। तो m
d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये m नहीं चाहिए यहां पर, तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को m से डिवाइड करूंगा। इंग्लिश में लिखिए वहां पर, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय m, वी गेट बोलिए, तो डिवाइड बाय m यहां आएगा, डिवाइड बाय यहां m आएगा, डिवाइड बाय यहां m आएगा, लेकिन ये m कट हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या इरफान, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m, यहां रहेगा, m ने कटने के लिए कोई भी नहीं है, x इज इक्वल टू 0 अपॉन m मतलब 0, 0 अपॉन m मतलब 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, let it be m, let it be pm, let it be z, let it be 1000, let it be 10,000. But if the numerator is 0 and denominator is some number, then the fraction is 0. Got it? Any problem? Any problem? Okay, now listen to me. I am doing something Hitler-like. Something Hitler-like. I will substitute this k upon m as equal to omega square. It's not w, it is omega. Omega square. It's a constant. Omega square. Okay, now how this equation will look like? d2x upon dt square plus omega square x equal to 0. This is called as differential equation of linear SHM. That equation, what's that equation? It is d2x upon dt square प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। ये आपको पक्का पानी मुंह जबानी, नींद में से 3 बजे भी अगर आपको उठाया जाए तो आपको अगर मैं पूछूं कि बोलिए लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपने बोलना सर d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। एक बार यहां लिख देता मैं। अच्छा, स्टेप में कुछ प्रॉब्लम, मैंने जो स्टेप्स लिखा इसमें कुछ प्रॉब्लम, ये स्टेप्स में कुछ प्रॉब्लम, जकवान एनी प्रॉब्लम? मतलब ये 2 मार्क्स के लिए अगर पूछा जाए तो आप कर लेंगे? सारे स्टेप्स लिखना है, सारे स्टेप्स लिखना है, और ये एक्सेलरेशन को भी बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज। तो जनाब ये रहा हमारा इस चैप्टर का सेकेंड इक्वेशन। पहला क्या था? वेरी गुड। अब सेकेंड क्या आया? लेकिन बीच के 2 स्टेप्स भूल रहे आप, बीच के 2 इक्वेशंस भूल रहे आप, बीच के 2 इक्वेशन। सबसे पहले एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d2x अपॉन dt स्क्वायर एंड दैट हिटलर लाइक स्टेप k अपॉन m इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। इट्स अ कांस्टेंट। न्यूमेरिकल इस पे भी आएगा, न्यूमेरिकल इस पे भी आएगा, न्यूमेरिकल इस पे भी आएगा, एंड ऑफ कोर्स हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। तो इन ऑल कितने इक्वेशंस हो गए? 4 हो गए, 4 हो गए। समझो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया, रेडी? समझो मैंने आपको एक इक्वेशन दिया कि d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस 4y is equal to 0. So what will be the value of omega? What will be the value of omega? मैंने ये इक्वेशन दिया, मतलब क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आएगा कुछ वो इस किस्म का आएगा। कितना? 2।
क्योंकि मैंने पूछा ओमेगा, ओमेगा आपसे पूछा, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ये मेरा स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में डबल डेरिवेटिव ऑफ वन वेरिएबल प्लस सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय दैट सेम वेरिएबल शुड बी इक्वल टू व्हाट? 0. शुड बी इक्वल टू 0. सो नाउ यू टेल मी हाउ मच इज ओमेगा? क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल ऐसा आएगा। और आगे भी बताऊंगा कि कैसे आएंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए वो आपको पूछेंगे। ओके, अच्छा, ओमेगा का एक और एक फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है कि कहीं? ओमेगा का और एक फॉर्मूला कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? यस, लेकिन मैं बोल रहा ओमेगा, आप मुझे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बोल रहे हैं, मैं आपको ओमेगा पूछ रहा हूं। यस, स्क्वायर रूट k by m. So here omega is equal to square root of k by m. God knows कौन सा क्वेश्चन किधर क्या पूछ ले, God knows. ब्लॉक ऑफ मास 5 kg ऐसा बोल दिया, हैविंग अटैच टू अ स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर, हाउ मच इज द फोर्स? तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ओमेगा दिया है, m दिया है, सब इधर इन सब की मिक्सिंग करना है आपको। ये देखिए, ये इधर f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और इधर देखिए ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाय m। बहुत लफड़े हैं। के इधर भी बैठे हैं, के इधर भी बैठे हैं, और के किधर नहीं बैठे हुए हैं, और क्वेश्चन पूछने वाला किधर किधर भी पूछ लेता, कभी कभी 2 फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता। लेकिन मेरे 12th स्टैंडर्ड के बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार है? थम्स अप दो अपने आप को। अरे खुद को दो, ऐसा खुद को दो। चलो, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन बिना बोर्ड को देखे नीचे बुक में देखकर बोलो। ओके, वेरी वेरी गुड। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल करके हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव करेंगे, वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करेंगे। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, परंतु अगर वेलोसिटी का है तो वो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन तो याद रहे। उन्होंने क्या बोलेंगे? यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम डिराइव द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन हम यहां रिवर्स जाने वाले हैं। रिवर्स जो पहले बोला था, वो जो बाद में बोला था वो पहले। तो पहले हम क्या डिराइव करेंगे? देखो, मैं ऑर्डर क्या रहता था हमारा? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। परंतु यहां पर हम रिवर्स जाएंगे, तो पहले किसका इक्वेशन डिराइव करेंगे? एक्सेलरेशन का। उसके बाद इतने आप तैयार है तो क्यों ना डिराइव किया जाए। चलो, चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन फॉर क्या बोला मैंने? एक्सेलरेशन। इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन। रेडी? 3 इक्वेशन। अब मैं रुकूंगा नहीं, 3 इक्वेशन पूरे डिराइव होने तक रुकूंगा नहीं, और आप भी नहीं रुकना। रेडी? चलिए, अभी हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम, तो आपका जवाब कहां से शुरू होगा? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज, ऐसा आपने लिखना। यह आपको पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, वेलोसिटी का पूछा जाएगा 4 मार्क्स के लिए, और डिस्प्लेसमेंट का पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए। तो अब ये 2 मार्क्स के लिए काम चल रहा है। तो आपके आंसर की शुरुआत कैसी होगी? पहले क्वेश्चन क्या रहेगा बोलो मुझे। जकवान क्या रहेगा क्वेश्चन? जकवान खड़े होकर पूरा क्वेश्चन बोलो, मैंने बोल के बताया था क्वेश्चन। ओके, बैठिए, वेरी गुड। कुछ प्रॉपर वर्ड्स में, थोड़ा इधर उधर अच्छे से। यूजिंग, यस,
लेकिन हाँ, जो सवाल बनाने वाले रहते बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो जरा क्या करते, आपको रिझाने के लिए, आपको थोड़ा समझाने के लिए, आपको जरा इजी करने के लिए क्या बोलते, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम डिराइव द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन. So what we are going to do is derive the equation for acceleration. And I hope you remember what is acceleration here in this case, because the meanings have changed now. Why the meanings have changed? Because we will be measuring the displacement with respect to the mean position. Don't forget that. Don't forget that. Okay, chaliye, we start with this. So what is the differential equation of linear SHM? ओके चलो, नो प्रॉब्लम. इसको यहां रखो, इसको उधर भिजा दो, भिजा दो, क्या होता, चलो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू, बट d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओ माय गॉड, एक्सेलरेशन का इक्वेशन ही आ गया यहां पर. तो बैठे बिठाए कितने स्टेप में आ गया? 3 स्टेप में आ गया. मुझे लगा ज्यादा है होगा. चश्मा नहीं लगाया. हाँ, ये सही बोले तुमने, ये सही बोले, ये बहुत सही बोले आप. क्या दम है ये डेरिवेशन में? ये हमारे 11th वाले तो यूं यूं कर लेते हो, यूं 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 यूं. मैं यू 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 नहीं बोल रहा, यूं 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 यूं. हाँ, नाक में आवाज निकल रही. फेरोज खान, आर यू रेडी? फेरोज, आर यू रेडी? यस. दो मार्क्स देंगे आपको, ये 2 मार्क्स. या करेक्ट. थैंक्स. सारी की गलतियां तैयार है. हमको यहाँ मार्क्स नहीं मिले, हमको वहाँ मार्क्स नहीं मिले, ऐसा. ओके, हो गया. अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे लीनियर एसएचएम में? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. और ओमेगा के तो ढेर सारे फॉर्मूले हैं, है ना. ये तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका एक्सेलरेशन का? और एक फॉर्मूला बन सकता. क्या बन सकता? ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती? k बाय m. तो मैं ये लिख सकता एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय m इंटू एक्स. कोई भी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी, किधर भी. नीट जेडब्ल्यू में तो कुछ भी, किधर भी मिला लेता हूं, किधर भी तार जुड़ जाते हैं. राइट. तो इसको बॉक्स में अच्छी तरह से डाल दिए. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब आपसे एक सवाल, यहां पर ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रही है? हु आर अपोजिट? सी, आई एम आस्किंग अबाउट दिस इक्वेशन. नो, acceleration is equal to minus omega square x. I'm asking you, my straightforward question to you is that what this minus sign is indicating? They are in opposite direction. Who are these they? So haven't we written down the same thing in our definition of linear SHM? Haven't we write there? Did we write there? मैंने बोला था force or acceleration are directly proportional and both are oppositely directed. अब ये बताओ कि ये directly proportional कैसा हुआ? Come on. कौन कांस्टेंट है? अपोजिट का तो समझ गया मैं, लेकिन हमने शुरू में क्या लिखे कि फोर्स और एक्सेलरेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो हाउ कैन यू प्रूव फ्रॉम दिस दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट? क्या बोले जकवान? ओके, सो व्हाट?
So what? It is constant. I told you that this omega square is constant. This is constant. अब उल्टा करना है, यहां पर इक्वेशन है प्रोपोर्शनैलिटी लाना है, ये कांस्टेंट है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट वी डोंट नो दैट एंड इट इज इनटू एक्स. वी आर गोइंग रिवर्स नाउ. नाउ ब्रिंग प्रोपोर्शनैलिटी. तो अब यहां प्रोपोर्शनैलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इक्वल टू हटा देना पड़ेगा, और क्या हटाना पड़ेगा, कांस्टेंट हटाना पड़ेगा. तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वही जो हमने डेफिनेशन में लिखा. तो इससे भी प्रूफ होता है कि एक्सेलरेशन इन लीनियर एसएचएम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट बोथ आर यस करेक्ट. I hope there is no difficulty in this. Any problem in this? No, 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 no. ये इक्वेशन अगर आ गया पूछ लिए तो अब हमारी फॉर्मूले के डायरी में अब नया फॉर्मूला क्या आ गया, ये हम जो ऊपर लिख रहे हैं, ये ऊपर लिख रहे हैं हम फॉर्मूलेज जो जो डिराइव कर रहे हैं. बोलिए मुझे ये लिस्ट में एक क्या आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये मैं बोर्ड के टॉप पर जो जो फॉर्मूले हम यूज कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं या डिराइव कर रहे हैं, वो मैं लिख रहा हूं. तो लिस्ट बढ़ रही है, लिस्ट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये मैथ्स का लेक्चर नहीं है, ये चैप्टर मैथ्स का नहीं है, ये याद रखिए और खुद को याद दिलाते रहिए. मैं मैथ्स नहीं पढ़ रहा, मैं फिजिक्स पढ़ रहा. बोलो सकवन, ऐसा करके, मैं फिजिक्स का ऑसिलेशन पढ़ रहा. वो ऐसा इसलिए कि जैसा किसी को और को बीमारी ना लगे, इसलिए जब कोविड के टाइम छींकते टाइम जो है ऐसा करो बोले ना, इसलिए ऐसा, वरना ये बीमारी दूसरों को भी लग जाती. वो दूसरा भी ऐसी समझता कि मैं मैथ्स पढ़ रहा. समझ गए ना, आइडिया समझे ना. चलो अब मैं ये जो है ना शॉर्टकट मार रहा, इक्वेशन फॉर, अब मैं बोल रहा वेलोसिटी. अब देखो मैं इसमें अटकता क्या नहीं अटकता, देखते. जरा हेल्प करना है मेरी, हेल्प करेंगे ना. ये मैंने बोला सबसे बड़ा डेरिवेशन है और इन्हें 4 मार्क्स के लिए पूछा जाना चाहिए. रेडी? शुरुआत कहां से करना है हमको? यस, डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल, यस, डिफरेंशियल इक्वेशन. d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल्स टू 0. ओके, ओमेगा स्क्वायर x को उधर लेके चले जाएंगे, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. बट आप बोलेंगे दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज एक्सेलरेशन. तो अब मैं इसके टुकड़े कर रहा हूं, दिल के टुकड़े हुए 1000 और ये LHS के टुकड़े हुए 2. ठीक है, क्या बोला था मैंने अमन, d अपॉन dt ऑफ जी dv अपॉन dt. वेरी गुड. dv अपॉन dt इज इक्वल टू वॉट, माइनस ओमेगा स्क्वायर x. ओ आई एम सॉरी. तो ये क्या हो गया, अब ठीक है, अब ठीक है ना. डेरिवेटिव of v with respect to time is what, acceleration. अब मैं एक आइडिया करने वाला हूं, करूं. मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं. किसको, लेफ्ट हैंड साइड को, LHS को dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा. मतलब आपको 5 रुपए दूंगा और 5 रुपए वापस लूंगा. तो आपके पास के पैसे की वैल्यू चेंज होगी क्या? तो यहां पर dv से मल्टीप्लाई, dx से मल्टीप्लाई भी करूंगा,
डिवाइड भी करूँ तो वैल्यू चेंज होंगी क्या? नहीं। जिसको नहीं समझता, जो बहुत मैंदल लोग हैं, उन्होंने यहाँ लिख लेना, और जो समझदार है मेरे जैसे तो उन्होंने नहीं लिखना, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या करें अपन ने यहाँ पर। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ एहतियातन लिख लेना एहतियातन लिख लेना चाहिए। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय dx on LHS, तो मैंने ऐसा लिखा, ये कुछ गलती किया इसमें मैंने? कुछ गलत किया? वैल्यू चेंज होगी। मल्टीप्लाई कहाँ किया, डिवाइड कहाँ किया, यहां किया। कट dv अपॉन dt एज इट इज। ओके, नाउ Zakwan, what is dx upon dt? Yes, very good. But dx upon dt is v. चलो मैं वहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। आप सोच रहे हैं क्या चल रहा है यार ये, अभी चलने दो, अभी डरो मत, अभी कुछ भी। आई एम विद यू, ठीक है। चलो, तो वो dx अपॉन dt हटा के क्या लिखूंगा मैं? v dv अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब जब यहां पर ये खानदान v का चल रहा, तो ये dt क्यों आ रहा बीच में? लेके चले जाओ उसको उधर, लिख जाएंगे ना। चुप, ये खानदान को डिस्टर्ब कर रहा। चल सर बोले किस? यस 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 यस, करेक्ट, आई एम सॉरी। यहां पर ये dt स्क्वायर था, ये dv बाई dt लिया था। ओके, तो ये x क्यों आ रहा है यहां पे? अरे भाई क्यों आ रहा है? ये खानदान में क्यों ऐसा ये रुकावट बन रहा? लेके जाओ उसको उधर, लेके जाएंगे उधर उसको। ओके, तो v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x अब dx। क्या हुआ ईजान? कुछ इशारा दे रहे क्या? हाँ, पेन गिरा के इशारा दे रहे क्या? अच्छा ठीक है, मैं इशारे नहीं समझता, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं इस इक्वेशन को दोनों साइड पे इंटीग्रेट करूंगा। 11th वाले कान खड़े कर लें, मैं क्या बोल रहा हूं? इस इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, राइट? लिख लीजिए आप इंग्लिश में, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन। अब मैं तो टीचर है, मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? यहीं पर इंटीग्रेशन डाल दूंगा, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन। ये साइन को इंटीग्रेशन बोलते हैं मान, राइट? ये असल में एस है, ऐसा लंबी गर्दन वाला एस है, एस फॉर समेशन। समेशन ये इंटीग्रेशन का भाई है, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी वी। क्या पढ़ना है इसको इंग्लिश में? इंटीग्रल ऑफ v dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। ओके, अग्री? बट ज़कवान, कांस्टेंट चीजों का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर को हम पहले से कह चुके कांस्टेंट है, तो न इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। दानियल भी आए क्या? एक मिनट, दानियल है क्या? हाँ, ये इस ज़कवान की वजह से दिख रहे नहीं थे आप। दानियल, आर यू देयर? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो ये ओमेगा स्क्वायर है अमान, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो मैं इसको इंटीग्रल के बाहर ले लूं? इरफान, आर यू लिसनिंग टू मी? सिंस दिस ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट, आई कैन टेक इट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इंटीग्रल v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस को भी ले लेना इधर में, इंटीग्रल x dx। ओके, यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं? अब इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं,
ये फॉर्मूला बॉक्स में लिखकर रख लो। इंटीग्रल ऑफ y रेस टू n dy इज इक्वल टू y रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। हेल्प करेगा ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करने में। हु विल हेल्प मी? यू। यस, स्टैंड अप। चलिए बोलिए, पहले मैं यहां पर लगाऊंगा। बोलो बेटे, यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड, वी स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, वेरी नाइस। इक्वल टू, इसको तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब यहां पर इंटीग्रेशन 11th वाला कोई बोल सकता है? बैठ जाइए। 11th वाला कोई? 11th वाला कोई? अरे यार 11th वालों को बोलने दो ना थोड़ा सा। हाँ, एक्स स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। एक्स स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि n क्या है यहां पर? यहां कुछ भी नहीं, यानी पावर 1 है। यहां कुछ भी नहीं, यानी पावर 1 है, यानी n की वैल्यू क्या है? 1 है। तो वो वेरिएबल लेना जो d के आजू बाजू है। तो d के आजू बाजू जो वेरिएबल है वहां पर y था, तो यहां पर क्या है? v, इसलिए उन्होंने v लिया। और ऊपर रेस टू क्या बोले? n प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2, इसलिए उन्होंने बोला v स्क्वायर अपॉन n प्लस 1। जो पावर रहेगा वो डिनोमिनेटर है। वैसे ही यहां पर ये, अब यहां छोटी सी दिक्कत है। आपकी बुक वाले ने क्या यूज करा? लेट मी सी। ओके, यहां पर एक दिक्कत है। इंटीग्रेशन दो किस्म के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको यहां पर कांस्टेंट सी ऐड करना पड़ता है। आप बोलेंगे सर यहां क्यों नहीं करे? तो ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो जहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है वहां पर सी ऐड किया जाता है, कांस्टेंट ऐड किया जाता है। इसको आप बोलिए इक्वेशन 1। इसको आप बोलिए इक्वेशन 1। ओके, मेरे साथ है आप लोग? मेरे साथ है ना? अरे मेरे साथ है क्या नहीं? ओके, चलिए। अब एक मसला आ गया ना, ये कांस्टेंट आके बैठ गया, तो अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। इसकी वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, और यहां पर मुझे बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन अब आपको देना है। व्हेन डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू a, दैट इज एम्पलीट्यूड, maximum displacement at maximum displacement, that is when x is equal to a, how much is velocity? Velocity is 0, right? अब ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए इक्वेशन 1 में। यहां लिखिए इंग्लिश में, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग दीज वैल्यूज in equation 1। हो गया? चलिए मेरी हेल्प कीजिए। यहां पर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि v 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x के बजाय क्या लूं? a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो व्हाट विल बी c इक्वल टू? ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, राइट? तो देयरफॉर c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2। ये c की वैल्यू आ गई। ये कंडीशन मैंने सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू निकालने के हद तक लिया है, हमेशा के लिए नहीं। सिर्फ मुझे c की वैल्यू निकालना था, बात खत्म, c की वैल्यू मिल गई। अब मैं ये c की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, समझ रहे आप? आप यहां तो नहीं परेशान हो जाएंगे सर अभी तो आपने बोले x इज इक्वल टू a और v इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ और सिर्फ c की वैल्यू निकालने की हद तक। तो इसलिए आप क्या करना, यहां पर ऐसा यूं लिख देना और ये यहां लिख देना, और लिख देना का अमजद सर का लफड़ा, अमजद सर का लफड़ा, क्योंकि मेरे को गालियां देने वाले आप लोग वहां पे। अभी तो हजरत ने बोले कि v 0 है, x a है, फिर वापस इक्वेशन 1 पर लेकर जा रहे, ये क्या है, कुछ भी करते। लिख दो मेरा नाम, अमजद सर का लफड़ा, लिख दो।
अरे भाई इतनी फिजिक्स के लिए तो हम बहुत गालियां खाते हैं, तो थोड़ी बहुत और गालियां खा ली तो क्या हो गया, है ना ईजान? गालियां तो खा ही रहे हम। ये हो गया। अब मैं क्या लिखूंगा यहां पर, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। लिखो इंग्लिश में जल्दी से, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। रेडी? हाँ वेरी गुड, बोलिए वी स्क्वायर, मैं चौक का कलर बदल देता हूं, हाँ बोलिए वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2। 2 तो पूरे इक्वेशन में कॉमन है तो बेचारा कट जाएगा, कट गया कट गया कट गया, राइट? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं क्या इक्वेशन लिख रहा, क्या इक्वेशन लिख रहा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कुछ गलत करा क्या मैंने? लेकिन कुछ तो करा ना। अच्छा वो क्या करा वो तो बोलो। ये पॉजिटिव टर्म पहले लिखा, ये नेगेटिव टर्म बाद में लिखा, ठीक है ना, राइट? सो देयरफॉर v इज इक्वल टू स्क्वायर, पहले ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो, ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो, ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सो व्हाट विल बी v इक्वल टू, फाइनली v विल बी इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मुबारक हो, वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम के बाद कौन सा इक्वेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी। तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, सिंबल क्या है, x। चलो तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बोलिए, d2x अपॉन dt स्क्वायर अब एक्सेलरेशन का बोलिए, वेलोसिटी का बोलिए, प्लस माइनस हटा दिया, प्लस माइनस हटा दिया मैंने, मैग्नीट्यूड लिया, ओके। बट व्हाट इज v, अरे यार वो तो मालूम ही चाहिए मेरे को, इक्वेशन में क्या है, यस dx अपॉन dt। अब x का इक्वेशन लाना था इसलिए x को यहां लाना पड़ा ना, ठीक है, x ला लिए, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अब जो है x वालों को इकट्ठा कर लो और बगैर x वालों को दूसरी तरफ लेके चले जाओ। चलिए तो ये dt को मेरे को इधर लाना पड़ेगा और ये स्क्वायर रूट के टर्म को उधर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, x, तो मुझे x के टर्म इकट्ठा करना है। तो मैं ये लिखूंगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। इसमें किसी को कुछ ऐतराज, कुछ ऐतराज? अभी बोल दो, पहले बोल दो। ये जो है ये x का टर्म है, इसको मैंने इधर ला लिया, जो x के टर्म वाले हैं इकट्ठा कर लिए और बगैर x वालों को उस तरफ लेके चले गए। तो ओमेगा बगैर x वाला है, dt बगैर x वाला है, तो उनको एक तरफ ले लिया। अब यहां इनने मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवीजन में जाएगा, ओके। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, सा यूज करने वाले हैं, साइन वाला, ओके। तो मैं यहां डायरेक्टली ये स्टेप लिख ले रहा हूं। इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a, ओके, इक्वल टू ओमेगा, इंटीग्रल ऑफ dt is t, integral of dx is x, integral of dy is y, integral of db is b, so what will be integral of dt equal to t। यहां पर एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, वो कांस्टेंट है अल्फा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
राइट। अब यहां पर लिखना अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा इंग्लिश में लिखिए, वैल्यू ऑफ अल्फा डिपेंड्स ऑन the initial conditions of motion ओके। अब दानिश ये साइन इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, सिर्फ यहां साइन इनवर्स है ना, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, साइन। सो देयरफॉर एक्स अपॉन, अच्छा एक मिनट, हाँ ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है प्लीज। तो एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये एंगल बन जाएगा ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओके, लेकिन हम इक्वेशन किसका डिराइव करना चाह रहे थे, एक्स का। So therefore x is equal to a sin omega t plus alpha। लीजिए मुबारक हो, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आ गया है। x is equal to a sin omega t plus alpha। ओके, आगे लिखिए, वेर अल्फा इज कॉल्ड एज फेस कांस्टेंट और इपोक ऑफ SHM, इपोक ऑफ SHM, कुछ लोग इपोच पढ़ते हो उसको, इपोक ऑफ SHM, ठीक है। ओके, अब वैल्यूज ऑफ एक्स पर आ जाइए, वैल्यूज ऑफ अल्फा पर आ जाइए, वैल्यूज ऑफ अल्फा, वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या लिखकर दिया था मैंने, वैल्यू ऑफ अल्फा डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशंस। तो क्या मायने हैं इनिशियल कंडीशंस के, पहली इनिशियल कंडीशन, सपोज द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज एट मीन पोजिशन। I am saying that the particle at time t is equal to 0, the particle is at mean position. So how much is the displacement at that time? How much is it? 0. Because I am saying that it is at mean position. So I am measuring the displacement with respect to mean position. तो अगर mean position पर ही है तो displacement कितना हुआ, 0। तो x is equal to 0। इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 बोलिए। 1 ले सकते क्या, यहां 1 बोलिए इसको फिर, राइट। फिर लिखिए अब इक्वेशन 1 बिकम्स, बोलिए क्या लिखूं, 0 इक्वल टू ए साइन 0, क्योंकि t 0 है तो ओमेगा इंटू 2 0 हो जाएगा, 0 प्लस अल्फा, और a इधर आके डिवीजन में आके 0 अपॉन a, वो 0 में विलीन हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे मिल क्या रहा है, साइन अल्फा इज 0। अब कौन से एंगल के लिए अल्फा 0 होता है, साइन फंक्शन कौन से एंगल के लिए 0 होता है, 90, 0 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, अरे कुछ तो बोलो, एक बोलना है, 0, साइन 0 इज 0 बट कॉस 0 इज 1। तो यहां पर साइन अल्फा क्या आ रहा, 0 आ रहा। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री, आ गया।